कांग्रेस ने 3 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कुल 229 उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश से 144 है, छत्तीसगढ़ से 30 है और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम सामने है जो मैदान में उतर चुके हैं। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी सूची में बाद में जारी होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। शिवराज के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्तल को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह लाहर से चुनावी मैदान में होंगे। इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने होंगे कांग्रेस से संजय शुक्ला। इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से चिंटू और इंदौर 4 से राजा मधवानी को उतारा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनावी मैदान में होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो देखिए, भले ही दिवाली गुजर जाए, लेकिन असल तो दिवाली तभी होगी जब राज्यों के नतीजे सामने होंगे और जिसकी सरकार बन रही होगी, दिवाली असल में उसी की होगी। तो मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और अरविंद सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में रहेंगे, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस हमारे साथ में रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ में मेरे सहयोगी अखिलेश भी बने हुए हैं। अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस की सूची का। अब कांग्रेस की सूची आपके हाथों में, आपके पास है, मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कुछ हाइलाइट्स मैं बता दूं पूजा इस सूची की। 144 नाम है, जिसमें कह सकते हैं कि 39 ओबीसी को दिया गया। राहुल गांधी लगातार ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में ओबीसी एजेंडा भी बन रहा है। तो बीजेपी ने जहां 136 में से 40 को दिया है, तो 144 में 39 लगभग बराबर ओबीसी, यानी कि 27% के आसपास ओबीसी को यहां पर टिकट देने की दोनों पार्टी कोशिश कर रही है अभी तक की लिस्ट में। दूसरी बड़ी बात जो है कि जो 3 केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या फग्गन सिंह कुलस्ते, अभी इन 3 पर चुनौती कौन देगा ये कांग्रेस ने साफ नहीं किया। इन 3 सीटों को होल्ड किया गया है। 60 मौजूदा विधायक जो है 93 में से उनको टिकट दे दिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि जो बड़े नेता हैं उनको कैसे घेरा जाए, इसको लेकर अभी पार्टी रणनीति बना रही है, ये समझ में आ रहा है। संजय शुक्ला जो है कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि संजय शुक्ला जो है मौजूदा विधायक हैं और इसलिए कैलाश जी का टिकट वहां से हुआ, उसके बाद संजय शुक्ला का टिकट हुआ, लेकिन बाकी 3 का भी टिकट बचा हुआ है। कमलनाथ के मुकाबले में जिस तरह से बीजेपी ने बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है, युवा है वहां के, ऐसे ही बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विक्रम मस्ताल जो कि अर्जुन शर्मा हैं, उनके भाई हैं, जो कि इलाके में सक्रिय रहे, लोकल बॉय को टिकट दिया गया। तो सेम रणनीति है। जिस तरह से छिंदवाड़ा में लोकल बॉय को उतारा गया है कमलनाथ के खिलाफ, वैसा ही बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विक्रम मस्ताल को। और जय हनुमान सीरियल में हनुमान का रोल वो कर चुके हैं, तो एक तरह से ठीक ठाक उनकी यहाँ पर पहचान है अपने क्षेत्र में। और आदिवासियों का अगर मैं थोड़ा वोट किसको कितनी सीटें मिली, तो ओबीसी को 39 दिया गया। इसके अलावा हम देखें तो जो सबसे बड़ा दांव कांग्रेस मध्य प्रदेश में जिस पर लगा रही है वो है आदिवासी। तो 30 एसटी सीट्स यहां पर हैं जिनको वो एक तरह से टिकट दे दिया गया और एससी भी जो है उनको भी ठीक ठाक एक तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा एसटी और ओबीसी को दिया गया है मौका। टिकट में जो मौका दिया गया है, जो टिकट बंटवारा हुआ है, जो उम्मीदवार चुने गए हैं, उसमें ओबीसी और एसटी का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, एससी एसटी और ओबीसी ये कांग्रेस के कोर, एक तरह से एससी एसटी हमेशा से कांग्रेस का कोर वोटर रहा और ओबीसी को एक तरह से अब जोड़ने की कोशिश है। इसलिए मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जब भी पहुंच रहे हैं तो ओबीसी आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और पत्रकारों से ही पूछ ले रहे हैं पूजा के आप में से ओबीसी कितने हैं, जो आज तक नहीं हुआ होगा। तो ओबीसी किस तरह से क्लांट होगा उसको देखना दिलचस्प होगा। तो अभी जो सूची है जिसका इंतजार बड़े शिद्दत से किया जा रहा था, बीजेपी ने श्राद्ध पक्ष में सूची दे दी, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा सनातनी होने का एक तरह से एग्जाम्पल दिया और इंतजार किया और 144 नाम एक बार में ही जारी कर दिए। कल मैं आपके पास अखिलेश और बारीकी से जानकारी लेने के लिए और बारीकी से इस समीकरण को समझने के लिए लौटूंगी। तो रत्नाकर जी से एक सवाल पूछ लो। रत्नाकर जी, जिस ओबीसी और आदिवासी की बार बार आप लोग बात कर रहे थे टिकट में, वही आपने चरितार्थ भी किया है। ये आपको लग रहा है कि ओबीसी और आदिवासी वाला कार्ड आपका बहुत चलने वाला है, इसके सहारे नैया पार हो जाएगी? देखिए पूजा जी, जिस तरह से आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओबीसी समाज को, दलित पिछड़े समाज को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उनका जातीय जनगणना नहीं कराने की कवायद की जा रही है, निश्चित रूप से इस समाज को दरकिनार करने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हैं हम। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा
पिछड़ों की राजनीति की है, दलितों की राजनीति की है, वंचितों की राजनीति की है। आपने देखा कि 144 में से हम लोगों ने 39 जो है ओबीसी कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं। आपने देखा कि हमने 30 एसटी समाज के आदिवासियों को टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से ये साफ ये मंशा दिखाती है कि हम कटिबद्ध हैं जातीय जनगणना के, और जातीय जनगणना में छूटे हुए जो वंचित लोग हैं, जिनको सरकारी अनुदानों का फायदा नहीं मिल रहा है, उनको उनके अधिकार दिलाने का। ये वही मध्य प्रदेश की सरकार है जहां पे आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया जाता है, उनके ऊपर पेशाब तक भी करने का काम किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि आज जो ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पे जो बनी हुई है ये सरकार, वो निश्चित रूप से आपने देखा कि तमाम सर्वे भी आए हैं, वो सर्वे यही दर्शाते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है 50 के अंदर सिमटने वाली है। और हम निश्चित रूप से, मैं आपको फिर से चुनाव का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद भी हम लोग आएंगे और मैं आपको कहूंगा कि हम लोग किस तरह से 150 पार जो है वो मध्य प्रदेश में है। और परिस्थिति ऐसी कि केंद्रीय मंत्रियों तक को लड़ाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, अपने सांसदों तक को लड़ाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास उम्मीदवार नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी में भी शुमार होगा कि नहीं? चर्चा तो ये भी थी और देखा भी। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह से हम डरे हुए थोड़ी है। हमारे यहाँ पे पूजा जी एक दलित बेटी जो है डिप्टी कलेक्टर है, जो अपना इस्तीफा दे करके और कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहती है। ठीक है अरविंद जी, जवाब दीजिएगा। अरविंद जी, ये कह रहे थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और अब इन्होंने दांव लगा दिया है ओबीसी और आदिवासी वाला। क्या मान रहे हैं, भारी पड़ेगा क्या बीजेपी के ऊपर ये ओबीसी आदिवासी वाला दांव? देखिए, मैं कांग्रेस नेता को सुन रहा था, ये जितनी बातें कर रहे हैं, जवानी कर रहे हैं। कांग्रेस एक जवानी बयान बहादुर पार्टी है। ये कह रहे थे दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कांग्रेस सम्मान देती है। मैं 5 सेकंड में जवाब दूंगा। चाहे अंबेडकर जी को चुनाव हराने की बात हो, या पिछड़ों को आरक्षण नहीं देने की बात हो, या मंडल कमीशन के सिफारिशों को दबाए रखने की बात हो, ये सारे कुकर्म कांग्रेस के खाते में जाते हैं। कांग्रेस ने किया है। पता नहीं किस मुंह से ये कहते हैं कि हम दलित समर्थक हैं, आदिवासी समर्थक हैं और पिछड़ों के समर्थक हैं। और तो छोड़ दीजिए, पिछले जब राष्ट्रपति की चुनाव हो रही थी तो एक दलित राष्ट्रपति का विरोध कांग्रेस ने किया था, और इस समय जब एक आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनी है तो उसका भी विरोध किया गया। और नहीं तो और इनका सदन में नेता प्रतिपक्ष उनको अपमानित करते हुए राष्ट्रपति तक बताया। तो भारतवर्ष जानता है कि कांग्रेस के डीएनए में पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान और आदिवासियों का अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की लड़ाई लड़ रही है, पूरा देश जानता है। कांग्रेस की एकमात्र लड़ाई है सोनिया के लाल को प्रतिस्थापित करने की। आप बुरा मत मानिएगा, राहुल जी प्रतिस्थापित हो, एकमात्र इनकी लड़ाई है। जबकि जनता जानती है और जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई भारतवर्ष को आगे रखने की लड़ाई है। यही कारण है कि सभी चुनावों में लगातार कांग्रेस शिकस्त खाती जा रही है। रह गई बात रत्नाकर जी के दावे की, तो कांग्रेस हर चुनाव के पहले बड़ी बड़ी दावा करती है और चुनाव के बाद कहती है कि आंकड़ों का हम विश्लेषण अरविंद जी, एक सच्चाई तो है ना कि जो सर्वे सामने आ रहे हैं उन सर्वे के अंदर कोई सुखद स्थिति नहीं है आप लोगों की भी। देखिए, ये तो एक रियलिटी मानते हैं ना आप। हर सर्वे ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है, और हर चुनाव के पहले इस तरह के बखेड़ा खड़ा किया जाता है कि सर्वे बीजेपी को पीछे दिखा रहे हैं। आप देखिएगा, 5 राज्यों में बीजेपी लीड करेगी और कांग्रेस बहुत पीछे रहेगी। हाँ, जवाब दीजिएगा आप रत्नाकर जी। देखिए पूजा जी, ये तमाम जो दावे, ये ख्याली पुलाव जो बना रहे हैं हमारे मित्र अरविंद जी यहाँ बैठ करके, 2018 की ही बात अगर कर लिया जाए तो 2018 में देखा कि इन 5 राज्यों में एक भी राज्य में इनकी सरकार बन नहीं पाई थी, और ये दावा कर रहे हैं कि हम 5 राज्यों में इस बार भी सरकार बनाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 राज्यों में इस बार भी सरकार इनकी आने वाली नहीं है। एन केन प्रकारेण ऑपरेशन लोटस के तहत नोट तंत्र की बदौलत जो है ये जो है सरकार कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में इन्होंने बनाया। और जनता ने कर्नाटक में किस तरह से इनको जब भी मौका मिला इनको जवाब दिया, उसी तरह। पर रत्नाकर जी, एक स्ट्रेटेजी तो है ना बीजेपी की। बीजेपी ने आपसे पहले अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतार दिए, कई राज्यों के अंदर कई सीटें इन्होंने क्लियर कर दी कि कहां पर कौन लड़ेगा। कांग्रेस को इतना वक्त लगा तो एक चर्चा होने लगी कि बहुत ही खींचतान चल रही है, और ये खींचतान वजह है कि तय नहीं कर पा रहे कि किसको चुनावी मैदान में उतरे। ये जो दावे किए जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही है, इसमें कितनी और किस हद तक सच्चाई है?
पूजा जी देखिए, मुझे दो चीज का जवाब देना है, एक आपके प्रश्न का और एक जो इनका जो कह रहे थे उसके स्टेटमेंट का। थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। देखिए, सीटें डिक्लेयर आगे करना, ये पीछे करना, ये किसी भी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है। और उस रणनीति के तहत हम लोगों ने देखा कि अभी जो है 144 सीटों पे हमने अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश में। तो ये हमारी एक रणनीति का हिस्सा है जो हम इसको लेकर के चल रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अभी अरविंद जी जो कह रहे थे, आदिवासियों की बात कह रहे थे और राष्ट्रपति की अपमान की बात कर रहे थे, मैं ये तो बताना चाहूंगा कि जब इन लोगों को वोट चाहिए होता है तो आदिवासी चिल्लाते रहते हैं। जब इनको वोट चाहिए रहता है तो प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं एक पिछड़ा वर्ग से आता हूं, मैं एक चाय वाला हूं। लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो यही आदिवासी राष्ट्रपति को, बोलिए अरविंद, जल्दी से अरविंद जी जवाब दीजिएगा इस बात का। उद्घाटन देखिए ये दावे जितने कर ले, एक प्रश्न मैंने पूछा कि जब आदिवासी समाज से इस देश का राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो कांग्रेस क्यों चुप गई? और बीजेपी ने आदिवासी समाज के एक महिला का नाम आगे किया, तो आपके नेता और कोई साधारण नेता नहीं, जो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति बनाया गया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो सत्ता में आई तो आदिवासियों के लिए एक अलग से उसने मंत्रालय बनाया, नहीं तो कांग्रेस के लिए रिएक्शन रत्नाकर जी, जल्दी से कोई रिएक्शन, कभी भी मैटर नहीं करते। इन्होंने आदिवासी मंत्रालय बनाने का उस समय विरोध किया। ठीक है, कोई रिएक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है? अरविंद जी एक क्विक रिएक्शन रत्नाकर जी कहा। मैं एक ही आंकड़ा देता हूं पूजा जी, आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए कितना समर्पित है और उनके उत्थान के लिए कितना समर्पित है। आज देखिए देश में मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। अखिलेश लगातार वहां बने हुए। अखिलेश, कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला कितना कमाल कर पाएंगे? अपने बड़े नेताओं को उतारने के पीछे का मकसद ये था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ साथ वो अपने आसपास की 4 से 5 सीटों को कवर कर जाएं। अब जो कांग्रेस की रणनीति नजर आ रही है, कितनी दमदार नजर आ रही है? देखिए पूजा, ये इंदौर 1 की जो सीट है, संजय शुक्ला मौजूदा विधायक हैं और काफ़ी रसूख रखते हैं इलाके में। यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय को लगातार वहाँ मेहनत करनी पड़ रही है। और बाकी जो 3 नेता हैं उनको लेकर, जैसे मैंने कहा कि अभी चेहरे साफ नहीं हुए हैं। और एक और जो जानकारी हमारे पास है खुरई से, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह, उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस लिस्ट में नाम नहीं, लेकिन इस पर चर्चा है। परिवारवाद की जिक्र करें तो दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे दोनों को टिकट दिया गया। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह और राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह। कांतिलाल भूरिया के बेटे को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कांग्रेस पार्टी संकोच नहीं करती है परिवारवाद को आगे बढ़ाने में, और कांग्रेस पार्टी जीतता हुआ कैंडिडेट एक तरह से देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की जो रणनीति थी, मैंने जैसे कहा कि संजय शुक्ला बहुत कद्दावर एक तरह से विधायक है वहां के, और उनके पब्लिक कनेक्ट बहुत है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को मेहनत करनी पड़ रही वहां पे। दिमनी में क्या होगा, नरसिंहपुर में क्या होगा या नरसिंहगढ़ में क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बहलात के सामने कौन होगा, तोमर के सामने कौन होगा, ये जब सामने आएगा। और निवास जो कि पहले जिन सीटों को पिछली बार खो दिया था, आ रही मैं आपके पास, सम्मान उन्होंने रखा, तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को मौका दिया गया है जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है कि मिश्रित टीम है। और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले, उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज़ हैं जो हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीज़ें होंगी करने के लिए। तो ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। भाजपा ने अभी तक अंबिकापुर से कोई नाम जारी नहीं किया है जी, 5 विधानसभाओं में उनके नाम नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से अब आ जाने चाहिए। आप हैं अंबिकापुर से अभी तक नहीं जारी किया, क्या लगता है? वो अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की। कांग्रेस ने भी रुक के नाम जारी किए, कांग्रेस ने भी मौका मिला कांग्रेस को देखने का कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। अब हम उनके बाद जारी करने की स्थिति में है। वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सकेंगे।
देखिए, टी.एस. सिंहदेव के उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इसीलिए जो संभाग जिला था वहाँ की जो 18 की 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहाँ की जनता ने दे दी। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बार क्या होगा। देखिए, स्ट्रैटेजी में बदलाव भी किया गया। आपने देखा कि उन्हें फिर प्रमुख पद दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि वहाँ के ज़िले के लोगों को भी साथ लिया जाए। तो देखिए, इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनाती हैं। लेकिन जो मैं जिक्र आपके पास आते हुए कर रही थी अखिलेश, बड़ा सवाल ये है कि बड़े बड़े नेताओं को पहले ही वहाँ पर उतार दिया गया जहाँ पर पिछली बार बीजेपी की जीत नहीं हुई थी, और जहाँ बीजेपी की जीत हुई वहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की जीत हुई थी। अभी कितनी आप सीट देख पा रहे हैं जहां पर जो स्थिति है वो स्पष्ट होती नजर आ रही है, मुकाबला किसके बीच में हो पा रहा है, ये तस्वीर साफ हो पा रही है, और कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं दोनों पार्टीज के लिए आमने सामने? देखिए, 69 मौजूदा विधायकों को टिकट देना यानी कि सारे कद्दावर नेताओं के टिकट आ गए, चाहे जो नेता विपक्ष रहे हों, अजय सिंह जो कि चुनाव हार गए थे पिछला, उनको मौका दिया गया। इसके अलावा जयवर्धन सिंह का मैंने जिक्र किया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे, गोविंद सिंह नेता विपक्ष है। तो तमाम बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं उनको टिकट दिया गया है। जहां तक मुकाबले की बात है तो कमलनाथ को उनके घर में घेरने की रणनीति बंटी साहू जो कि लोकल बॉय, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, पूछा उनके जरिए की गई थी। तो लेकिन कांग्रेस ने उसको एक तरह से चैलेंज की तरह लिया, और अगर उस छिंदवाड़ा से, क्योंकि चर्चा थी कि हो सकता है कि इस बार कमलनाथ चुनाव ना लड़ें, बाई इलेक्शन लड़के सीएम बने, लेकिन वो मैसेज गलत जाता है, इसलिए छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं काउंटर एक तरह से स्ट्रेटेजी है कि अगर आपने हमारे बड़े चेहरे को घेरने की लोकल बॉय से कोशिश की है, क्योंकि विक्रम मस्ताल जो है किसान परिवार से हैं, बुदनी ही विधानसभा के बाशिंदे हैं और उनके भाई का असर है, तो शिवराज सिंह चौहान को कितनी चुनौती देंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो जो मुकाबले हैं वो बहुत साफ हैं कि छिंदवाड़ा का मुकाबला साफ हो गया, चौहान को तो इस बार चेहरा बनाया नहीं जा रहा ना साफ हो गया चुनाव के अंदर। पर अखिलेश, एक बात ये भी तो है ना स्ट्रेटेजी में बदलाव की, बीजेपी इस बार शिवराज सिंह चौहान को दिखाकर वोट मांग ही नहीं रही, कमल के नाम पर वोट मांग रही है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान को घेरा भी जा रहा तो उसका बहुत क्या असर पड़ने वाला है? पूजा, देखिए, ये पार्टी कह रही है कि सामूहिक नेतृत्व में हम लड़ेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मंच से ये कह रहे हैं कि मामा को सीएम बनना चाहिए कि नहीं, वो तो सवाल पूछ रहे हैं, और मामा सीएम बनेगा तभी भला होगा, ये भी वो अपने भाषणों में कह रहे हैं। तो बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है कि सामूहिक नेतृत्व की बात करो और हर बड़ा चेहरा अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करे अपने इलाके में। जैसे हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैं खाली विधायक बनने नहीं आया, बड़ा पद मिलेगा। साथ ही साथ प्रहलाद पटेल को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि पार्टी ने किसी को चेहरा नहीं दिया, इसका मतलब कोई भी चेहरा हो सकता है। तो पार्टी ने ओपन रखा है, लेकिन मौजूदा सीएम कंपटीशन दे दिया और उस कंपटीशन में आप परफॉर्म कीजिए। बिल्कुल साफ तौर पर कंपटीशन दे दिया, कंपटीशन परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है कि जो मौजूदा सीएम होता, भले आप उनको चेहरा ना दें, लेकिन 18 साल तो उन्हीं का चेहरा था, तो सरकार तो उन्हीं के चेहरे पे रही, तो वो चेहरा ना घोषित करके भी चेहरा रहेंगे। इसलिए कांग्रेस ने उनको उनके मतलब वहां पर अगर कांग्रेस जीती तो कांग्रेस प्रदर्शित करेगी कि देखिए जिन मामा के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे अब तक, जिन्होंने लगभग 2 दशक तक राजनीति की, उनका हाल बुरा हुआ। एक ये परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके पास आ रही हूँ अरविंद जी, पहले जो पिछली बार सीटें रह गई थी उन पर चुनावी मैदान में अपने दिग्गजों को उतार दिया, वहां पर कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी दिखा दिया कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, हमने भी अपने वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है, देखते हैं मुकाबले में कौन जीतता है। आपको वाकई लग रहा है कि ये दाव भारी पड़ने वाला है कांग्रेस के ऊपर? क्योंकि खुद कैलाश विजयवर्गीय तो ये कहते नजर आते हैं कि मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरा इस बार नाम होगा, और अब तो चुनाव प्रचार की जो आदतें हैं वो छूट चुकी हैं। देखिए, आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, चाहे बड़ा नेता हो या जमीनी स्तर का कोई कार्यकर्ता हो। संगठन जब आदेश करता है तो उस आदेश का अक्षरशः पालन करना होता है। कैलाश विजयवर्गीय यही कह रहे थे कि मैं दावेदार नहीं था, फिर भी संगठन ने आदेश दिया और संगठन के आदेश पे मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये अच्छी बात है, हर पार्टी में ऐसा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस केवल सत्ता के लिए, निजी बढ़त के लिए। और मैं एक बात बताऊंगा, जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं राहुल जी का नाम लूं, अपना सीट नहीं जीत पाते हैं और छोड़ के उनको साउथ भागना पड़ता है, वो जीत का क्या दावा करे? उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा हुआ, चढ़ बढ़ के दावा किया गया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन प्रियंका जी को इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि खुद आगे जाके लीड ले और चुनाव लड़े। क्विक रिएक्शन इस पर रत्नाकर जी, क्योंकि वक्त कम है। क्विक रिएक्शन रत्नाकर जी। चेहरे पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इनके चेहरे की बात कर लेता हूं पूजा जी, कि शिवराज सिंह का चेहरा जो है बिल्कुल धूमिल हो चुका है, भ्रष्टाचार में लिप्त होने का तगमा लग चुका है।
दूसरा चेहरा जो विजय वर्गीय जी का है, वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनको जबरदस्ती चुनाव लड़ा गया। आपने देखा उनका वीडियो किस तरह से वो व्यथित थे। तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे जो है वो लेकिन अगर नदी में फेंक दिया तो अगर अगर फेंक दिया है नदी के अंदर तो तैरना तो सीख ही जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं कि तैराकी कभी की नहीं उन्होंने। ये एक मजबूरी की लड़ाई लड़नी और एक जनता की लड़ाई लड़नी, ये दोनों में फर्क है। और आज जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ रही, चुनाव लड़ रही है, वो जनता की लड़ाई लड़ रही है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और ये कह रहे हैं हमारे राहुल गांधी के लिए, मैं पूछना चाहूंगा अटल जी क्या चुनाव नहीं हारे थे क्या? जल्दी से सर 10 सेकंड अरुण जी, 10 सेकंड मेरे पास, क्विक रिएक्शन प्लीज। ये बताइए पूजा जी, जिस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे बाहर हो, आरोप क्या तो आप दूसरे बहुत पे सारे आरोप लगा लगाते सकते हैं? चलिए बहुत शुक्रिया, नहीं आती है। बहुत शुक्रिया चर्चा में कोर्ट शामिल से होने के लिए। सभी का शुक्रिया, अखिलेश आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर या फिर दावा जीत का, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन कहते हैं ना कि जब चुनाव होता है तो जनता निर्णायक भूमिका में होती है, और अब ये निर्णायक भूमिका में जनता अपना कितना बखूबी रोल निभा पाती है, चुनाव के नतीजे बताएंगे।